तो 1/μ0 × ε0 का वैल्यू आ गया हमारे पास c के बराबर, और c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम एक मीडियम में कंसीडर करेंगे तो फिर एक मीडियम के अंदर जो vm होता है, मतलब vm का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है f0 इंटू लैम्डा के बराबर। f0 मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ क्या होता है, एक लेंथ होता है। L/T मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को हम 1 टाइम पीरियड लिख सकते हो, लैम्डा को हम L लिख सकते हो मतलब वेवलेंथ। ये L/T आ गया मतलब मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका आंसर भी वेलोसिटी में आएगा। तो जो वेलोसिटी में होता है मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, वो क्या होता है 1/μ∈. ये आप ध्यान से देखना, μ0 × ε0 नहीं है, ये है μ × ε। और म्यू का वैल्यू होता है μr × μ0। μr क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मीडियम, और er क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये दोनों होता है रिलेटिव परमिटिविटी। और जो μ0 और ε0 होता है वो तो आपको पता है कि वो एयर और वैक्यूम में वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। मतलब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए म्यू और एप्सिलॉन निकलना चाहते हैं तो म्यू का वैल्यू होगा म्यू r × μ0, और एप्सिलॉन का वैल्यू होगा एप्सिलॉन r × ε0। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं c/n। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो c/n होता है स्पीड ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, n का वैल्यू आ जाएगा √μr × ε0। n जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा μr × ε0 का रूट। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को μ0/4π × I dl sin थीटा n/r²। फिर μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। ये होता है μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁷। आइडियल साइन थीटा n हमने नहीं लिखा क्योंकि हम इसमें मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं /r², और r तो डिस्टेंस होता है और इसका यूनिट टेस्ला में आता है। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, find the magnetic field at a point P located 30 degree north of east at a distance 1 meter from a 10 millimeter portion on wire due to which we are calculating magnetic field। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होगा। तो इसके लिए एक रफ डायग्राम जो हमारे पास होगा वो ऐसा बनेगा कि गिवन है वायर ऑफ कैरिंग करंट 2 एम्पेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये होगा हमारे पास वेस्ट, ईस्ट, और ये होगा हमारे पास नॉर्थ साउथ। तो फिर एक वायर कैरिंग करंट जा रहा है हमारे पास वेस्ट से ईस्ट में। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P लोकेटेड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कैसा पोजीशन होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब
यहाँ पे एक पॉइंट P है हमारे पास 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। फ्रॉम ए 10 मिलीमीटर पोर्शन ऑन वायर ड्यू टू विच यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। वायर का जो DL है वो है 10 मिलीमीटर पोर्शन, मतलब 10 मिलीमीटर पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे। तो अब देख लो एक चीज़, जो कि अगर हम एक वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो फिर वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम देख सकते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे फिर भी ये ऐसा ही बनेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आंसर होगा 2 एम्पियर वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो कि आंसर कैसे निकालेंगे। अब देखो म्यू नॉट इंटू 4 का वैल्यू क्या आता है हमारे, म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू क्या आता है, तो 10 की पावर -7 म्यू नॉट बाई 4 इंटू 2 क्या हमारे पास, क्योंकि आई 2 एम्पियर जा रहा है हमारे पास, तो फिर म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई इंटू 10, मतलब जो DL का वैल्यू हमारे पास वो है 10 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर। और फिर साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय r² का वैल्यू क्या है हमारे पास 1² मतलब 1। तो फिर इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और यहाँ पे 2 है तो 2 से ये साइन 30 डिग्री ये कट जाएगा, तो फिर ये हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 10 की पावर -7 + 1 - 3, 10 की पावर -7 + 1 - 3 बल्कि 10 की पावर -9 टेस्ला। तो 10 की पावर -9 टेस्ला फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता था हमारे पास वो होता था म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई DL साइन थीटा बाई r² n कैप। अब देखो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन हम निकालते हैं n कैप क्या होता है, एक सेकेंड, जो DL क्रॉस R होता है ना उसका डायरेक्शन हमें निकालना होगा। मतलब DL के अलोंग हम हमारा राइट हैंड रखेंगे और R की तरह हम राइट हैंड को रोटेट करेंगे। आप अपना हैंड ओएस से इसके तरफ रखो और पॉइंट P की तरफ घुमा दो, ओएस से इसकी तरफ रखो, पॉइंट P की तरफ घुमा दो। तो फिर आप देखो कि आपका जो थंब है वो वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो फिर ये वर्टिकली अपवर्ड ही बनेगा। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेते हैं तो फिर ये वर्टिकली अपवर्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 I DL साइन थीटा n कैप बाई r² इज इक्वल टू 10 की पावर -7। आई का वैल्यू दिया हमारे पास 2 एम्पियर इंटू DL का वैल्यू हमारे पास है क्या था हमारे पास, एक सेकेंड, DL का वैल्यू हमारे पास 10 मिलीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हमारे पास आ जाएगा। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, और n कैप तो सॉरी n कैप यहाँ पे नहीं जाए क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बस। तो एक सेकेंड, तो ये n कैप हमें नहीं चाहिए था, तो DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r² का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि r का वैल्यू तो 1 है। मतलब अब देखो कि एट अ डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है हमें, एट अ डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, तो फिर r का वैल्यू 1 है, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। और देखो कि ये साइन 30 से
ये 2 कट जाएगा क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। 10 की पावर -7 -3 -7 -3 -10 -10 +1 -9 तो 10 की पावर -9 टेस्ला। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगर हम 3D में विजुअलाइज करेंगे तो फिर अगर हम एक बॉक्स मान लेते हैं तो फिर सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट तरफ है ईस्ट हमारे पास और लेफ्ट तरफ है हमारे पास वेस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट करंट जा रहा है और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर बनेगा। तो ये बहुत ईजी था विजुअलाइजेशन इसका। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है कि बायो-सावर्ट्स लॉ का ए पार्ट, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब देखो हमारे पास डायग्राम, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमारे पास दिया हुआ है ई से एफ तक, ई से एफ तक दिया हुआ है और इससे एक डी डिस्टेंस दूर हमने मान लिया एक पॉइंट पी है। और डी क्या होता है, आर का परपेंडिकुलर, मतलब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो हमारे पास है आर वेक्टर और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमारे पास आर वेक्टर है। ये फाई 1 एंगल बन गया, ये फाई 2 एंगल बन गया और जो डी है वो होता है आर परपेंडिकुलर, मतलब पी के साथ अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। और पी के ऊपर एक डी बी वेक्टर लग रहा है और आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, डी एल के अलग थंब ले लो, पी की तरह घुमाओ अपने हाथ को और आप देखो कि जो आपका फिंगर है, मतलब आपका जो थंब है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट कर रहा होगा। डी एल क्रॉस आर से हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हम चलो इसका देख लेते हैं डेरिवेशन, कि इसका डेरिवेशन कैसे बनेगा। तो अब देख लो, आप इस फाई 1 को थीटा मान लो, तो फिर जो हमारे पास डी एल और आर जो ऊपर आ रहा है हमारे पास वो होगा 90 + थीटा। मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये, इसको मैंने मान लिया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। ये 180 कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 90 + थीटा। तो ये हमारे पास 90 + थीटा आ गया, या हमारे पास थीटा आ गया। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमने आर वेक्टर मान लिया, मतलब आर डिस्टेंस मान लिया ऐसे। तो डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, तो फिर ये आर डिस्टेंस आ गया। डी वाई एक्सिस पे हम डी एल मान लेते हैं और फिर वाई का वैल्यू, मतलब वाई हमने ये डिस्टेंस को मान लिया, तो फिर वाई का वैल्यू क्या बन जाएगा, वाई का वैल्यू बन जाएगा हमारे पास डी, ये जो नीचे का डिस्टेंस है वो हमने लिया डी और थीटा है हमारे पास यहाँ पे है। तो tan थीटा क्या होता है, y/d, tan थीटा y/d होता है। तो फिर y क्या होगा, d × tan थीटा। फिर dy क्या हो जाएगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे तो d sec² थीटा d थीटा हो जाएगा हमारे पास। मतलब अगर हम इस डिस्टेंस को y मान लेते, इस डिस्टेंस को d मान लेते, तो फिर tan थीटा = y/d, y = d tan थीटा। तो फिर dy = d sec² थीटा d थीटा। मतलब d तो d रहेगा क्योंकि d कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। अगर हम d भी निकाले तो d भी क्या आ जाएगा, μ0/4π × y dl × r कैप डिवाइडेड बाई r²। तो μ0/4π ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, i भी सेम रहेगा। अब dl को हम dy भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अब देखो कि हमने dy = dl मान लिया था, तो फिर हम इसको dy लिखते हैं और dl × r कैप को हम लिख सकते हैं
मतलब साइन थीटा हम लिखते थे ना, तो साइन थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि इस आर से इस जो वायर हमारे पास है उस वायर से इस आर का जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो हो रहा है 90 प्लस थीटा, तो हम लिख लेंगे साइन 90 प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की आदत हमारे पास आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा, डी वाई का वैल्यू हमारे पास है डी सेक स्क्वायर थीटा। मतलब अब देखो कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो क्या है हमारे पास से, वो है आर, और आर का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू होगा डी सेक थीटा। कैसे होगा ये देख लेते हैं हम आर का वैल्यू। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता था हमारे पास, कॉस थीटा था बेस बाई हाइपोटेनस, तो फिर 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस को हम आर मान लेते हैं, आर बाई बेस क्या था हमारे पास डी, और डी का वैल्यू क्या था हमारे पास, तो फिर आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा डी सेक थीटा, और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा होल स्क्वायर। तो फिर आर का वैल्यू हमारे पास मिल गया डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर इससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें यहाँ पे, तो फिर मैग्नीट्यूड बन जाएगा या फिर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी साइन 90 प्लस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर और नीचे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अब यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता था, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर है साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन 90 प्लस थीटा, मतलब क्या होता था हमारे पास कॉस थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता था हमारे पास 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर जो v एट p आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी, क्योंकि ये d और ये डी स्क्वायर का d कट गया, और कॉस थीटा हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा है हमारे पास -5 से 5 तक, -5 से 5 तक ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा का लिमिट। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 5 प्लस साइन 5 और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। और ये डायग्राम हमें जो दिया था पहले वही है। फिर ये इसको हम लिख सकते हैं साइन 5 को हम कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस डेल 1 प्लस कॉस डेल 2, और साइन 5 को अगर हम कॉस में लिखना चाहते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, आई मीन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ऐसे। अगर हाँ एक लिमिट हमने कैसे लगाई ये देख लो कि अगर हम एक ऐसा रॉड लेते हैं और हम एक्स डिस्टेंस पे मानते हैं तो फिर एक्स का वैल्यू होता है हमारे पास 0 से l तक, फॉर ऐसे केस के लिए हमारे पास होता है -l/3 से प्लस 2l/3 तक हमारे पास एक्स का वैल्यू हो जाता है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमारे पास होता है a से l तक।
मतलब सॉरी ए से ए प्लस एल तक। तो ऐसे हमने वैल्यू मान लिया था -5 2 से 5 1 तक लिमिट का वैल्यू।